स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 9th का हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं साइंस बुक का। तो इसमें हम ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस करने से पहले, जो गुरुत्वाकर्षण इसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले, इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना आसान हो जाए। क्लियर? वन सेकंड। सबसे पहले है ग्रेविटेशन क्या होता है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ऐसा फोर्स होता है जो फोर्स हमेशा कोई भी दो बॉडी हो, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक दो बॉडी हो, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर? दोनों बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। चाहे कोई, अगर मान लो ये अर्थ है, ये हम मून चारों तरफ घूम रहा है, तो मून इसलिए घूम रहा है, मून क्यों नहीं, ध्यान देना, मून क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन पे चला जाता है, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अर्थ मून को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। एक तो ये मतलब हम समझ गए कि अर्थ अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या मून नहीं करता है? तो भाई अगर मून नहीं करता है या एप्पल अर्थ पे गिर रहा है, तो क्या एप्पल अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है मून एप्पल पे, तो क्या उल्टा नहीं हो रहा है? एप्पल अर्थ पे नहीं लगा रहा है या मून अर्थ पे नहीं लगा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है भाई। अगर ऐसा नहीं होता तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का वायलेशन नहीं हो जाता। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि सभी एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स मतलब अर्थ मून पे लगा रहा है, मून भी अर्थ पे लगा रहा है, सेम एप्पल पे अर्थ लगा रहा है तो अर्थ पे भी एप्पल लगा रहा है। क्लियर? लेकिन एक चीज़ आपको सिंपल पता होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन वायलेट हो जाता, तो इसका मतलब ये तो आप बोल रहे हो कि अर्थ पे भी एप्पल लगा रहा है, मून भी किस पे लगा रहा है? अर्थ पे लगा रहा है। यानी जिस तरह अर्थ मून पे लगा रहा है उसी तरह मून भी अर्थ पे लगा रहा है। क्लियर? इसमें समझ गए ना? और ये कैसे हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, ये अर्थ है, एक टर्म से आपको रूबरू करवा देता हूँ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसको हम बोल सकते हैं सेंटर सीकिंग, कि जिसके कारण सेंटर की तरह सीक करता है, सेंटर की तरह सीक करता है। तो सेंटर, जैसे ए अर्थ है, ये है मून है। क्लियर? मून में अगर सिंपल किसी रस्सी को, यहाँ पे आप रस्सी से, आप यहाँ रस्सी को और रस्सी में कोई पत्थर को बांध के घुमाते हो तो होता क्या है? ये चारों तरफ मूव करता है और एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स, जिसके कारण इसकी बार बार वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी इन द सेंस कि डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें हमेशा होता है चेंज इन वेलोसिटी, या इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है ना, कि v2 माइनस v1 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी जरूरी नहीं है इसका स्पीड इंक्रीज हो जाए, जरूरी नहीं इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाए भाई, इसका डायरेक्शन भी इंक्रीज अलग थलग होगा ना। पहले ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन मूव अलग अलग हुआ ना, तो इसको हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेट हो रहा है, अलग अलग एक्सेलरेशन से अलग हो रहा है। क्लियर है? तो ये तो हम समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि मून करता है या नहीं। मून या एप्पल, क्या ये अर्थ पे फोर्स नहीं लगाता? या मून अर्थ पे नहीं लगाता? क्या मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता नहीं है? ऐसे होता ही नहीं ऐसे। तो देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, ध्यान देना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? तो पहले एप्पल वाले एग्जांपल पे ले जाते हैं। तो आपको ये तो पता है फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स अगर कांस्टेंट, अगर हम मान ले ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कांस्टेंट है, तो आपको होता है मास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। भाई एप्पल, आपके पास मास है ही नहीं तो आप अर्थ को अपने तरफ एक्सेलरेट कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। और ध्यान देना, अर्थ के पास ह्यूज मास है तो आपको अपने तरफ एक्सेलरेट करवा लेगा। वो एक्सेलरेशन का रेट क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम ये भी है, सेम यहाँ पे भी किस लग सकता है, अर्थ के रेस्पेक्ट में। मून के पास मास नहीं है, तो यानी अर्थ के पास तो मास है ना, अर्थ के पास मास है तो अर्थ अपने चारों तरफ चक्कर लगवा रहा है, मून अपने तरफ खींच नहीं पा रहा है अर्थ को। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे।
पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है, सिंपल स्टेट करता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, सबको कर लेता है जितनी औकात होती है, यानी कि इनको में किसी के तरफ कोई एक्सेलरेट तभी होगा, किसी की तरफ कोई तभी ना जाएगा भाई उसके पास मास होगा। भाई आपके पास मास ही नहीं तो आपके तरफ क्यों आएगा। जैसे मैं अर्थ पे गिरूंगा ना, अर्थ मेरे पे थोड़ी गिरेगा। क्लियर है ना। एवरी अदर, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और द फोर्स किस पे लगता है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो फोर्स, ये फोर्स है, जैसे ये मास 1 है, m1 है, ये मास m2 है, तो आप m2 m1 m2 की तरफ कितना लगाएगा, मतलब ध्यान देना है, m1 एक मास है, जैसे यहाँ पे कोई एक बॉडी है, यहाँ पे अर्थ है, ये बॉडी है मून, तो क्या करेगा, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो क्या करेगा, अर्थ अपने तरफ मून को खींच रहा है। ध्यान देना, अर्थ अपने तरफ मून को खींच रहा है, और वो स्पीड कितना है, वो उस फोर्स कितना है, वो फोर्स इतना है। क्लियर। और सेम मून भी अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, वो भी फोर्स कितना है, G=, ओ भी है कितना, यही है। क्लियर। अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी मास ज़्यादा, ध्यान देना, मास ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, मास कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, यानी डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा भाई, जितना ज़्यादा डिस्टेंस फोर्स उतना कम लगेगा, कम। इतना दूर दूर स्टार कोई होगा तो हम पे कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर पा रहा होगा। हम अर्थ किसके चारों तरफ मूव करता है, सन के ना, किसी और स्टार की तरफ मूव क्यों नहीं करता है, सिंपल यही रीजन है, डिस्टेंस का। क्लियर है। तो क्या है, यही बात है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। क्लियर है ना। जैसे अर्थ का सेंटर ये होता है और मून का सेंटर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों के, मैं इस रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ या इस रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस, इस सेंटर पे इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मैं आर ले रहा हूँ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर का। क्लियर। तो जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आप याद कर लेना जी का वैल्यू। अब क्वेश्चन होता है जी का वैल्यू आप निकाले कैसे होइएगा, सिंपल है, यहाँ से देखो ना, यहाँ से आप जी निकालो, तो एफ इधर आर को इधर मल्टीप्लाई करो, r² = g, अब साथ में है m1 m2, इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा ना, m1 m2। क्लियर। f का फॉर्मूला क्या होता है, f का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। r² का क्या यूनिट होता है, r है मीटर, डिस्टेंस मीटर ही होता है ना, तो r² यानी मीटर स्क्वायर। और नीचे का ना m1 m2, तो m1 एक kg है, तो kg × kg क्या हो जाएगा, kg², तो kg², तो n m² kg -2, तो यूनिट तो पता चल गया ना, यूनिट तो पता चल गया ना। तो फोर्स की वैल्यू आप लिख दोगे, r² की वैल्यू लिख दोगे, m1 m2 की वैल्यू लिख दोगे, तो जी नहीं निकल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बस समझा रहा था इसका वैल्यू, यूनिट का, ये तो हम निकालेंगे ही आगे, बस यूनिट आप समझ लीजिए, यूनिट कैसे आया। क्लियर। अब देखो सेम क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड of the gravitational force between the earth and the object on the surface of the earth। जैसे यहाँ पे है अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग हैं, तो अर्थ हम पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, और ये आपको पता है हम भी अर्थ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा मास क्योंकि कम है तो हम अर्थ को अपने तरफ एक्सेलरेट नहीं कर पाते। कोई चीज़ अगर 4th फ्लोर से कोई चीज़ फेंक रहे हैं, हमें कोई चीज़ फेंक रहे हैं, तो देखते हो आप स्पीड से आते हो, और कोई 1st फ्लोर से फिर कम स्पीड से आता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जितना जल्द ऊपर से जितना हाइट से गिरता है तो एक्सेलरेशन इसका बढ़ता जाता है, किस रेट पे, 9.8 मीटर/सेकेंड² से, यानी हर सेकंड पे इसका स्पीड 9.8 मीटर/सेकेंड से बढ़ता है। और लेकिन इतना एक्चुअली हमें दिखता नहीं है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ऊपर में बहुत इसको रेसिस्टेंस के काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट गिरता है ना उसको कोई ना कोई एयर रेसिस्ट करती रहती है। क्लियर। ये सब भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि यही है फॉर्मूला, g m1 m2 × r², तो फोर्स
जो फोर्स अप्लाई करता है एक बॉडी, जैसे यहाँ पे अर्थ सरफेस किस पे, हम पे अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अर्थ का मास इनटू मेरा मास, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब सिंपल कोई चीज़ को आपने फेंका और सिंपल वो गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं कि बिना किसी फोर्स के वो गिर रहा है। फ्री फॉल सिंपल यही मतलब होता है कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलोन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के एलोन गिरा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स लगा रहा है, किसी और फोर्स से भी गिर रहा है। ग्रेविटी ऑफ अ अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर में है अर्थ उसको अपने तरफ खींचता है। क्लियर है। इसी को द व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट ई फॉल, मतलब ऑब्वियसली अगर मैंने वही एग्जाम्पल लिया, कोई फोर्थ फ्लोर से फेंक रहा है तो सरफेस पे गिरता ही गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोन, इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे, आपको बताया था कि कैसे कोई ज़्यादा हाइट से फेंकता है तो ज़्यादा फोर्स, जैसे मान लो आपको कोई फोर्थ फ्लोर से आपको आप नीचे आ गए हो, अपना बाइक की चाबी भूल गए हो, तो आप ऊपर से बोलते हो अपने फ्रेंड्स को कि फोर्थ फ्लोर से फेंको, तो आप उसको कैच करने का ट्राई ही नहीं करते क्योंकि लगता है कि यार बहुत तेज़ी से आएगा। लेकिन सेम अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर के बालकनी से फेंक रहा है, तो आप सिंपल कैच करने चले जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है ये भी बताऊँगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने बताया ना कि ग्रेविटेशनल एक फोर्स लगता है, जो एक आप सिंपल देख सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि फोर्स इक्वल टू है ma, तो अगर फोर्स दिया हुआ है तो मास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये चीज़ समझ गए, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस समझ जाइए कि जितना ज़्यादा आपके पास मास रहेगा, मतलब मास रहेगा, उतना आप एक दूसरे को एक्सेलरेट कीजिएगा अपने तरफ। जैसे अर्थ के पास मास है तो हमें एक्सेलरेट करा, लेकिन हमारे पास मास नहीं है ना, मास कम है, तो हम एक्सेलरेट कम कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब होता है कि जब सिंपल वो कीज वाला एग्जांपल, ये है अर्थ सरफेस, ये है फोर्थ फ्लोर से कोई हमें फेंक रहा है कि, तो हमें ज़्यादा स्पीड से पहुंचता है। ऐसा इसीलिए होता है कि वो एक उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। भाई डायरेक्शन नहीं चेंज होता, वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है ड्यूरिंग द फॉल। और चेंज इन वेलोसिटी से क्या होता है, वेलोसिटी अगर चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, कौन सा फोर्स अप्लाई करें। भाई मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि आपका गाड़ी चल रहा है, गाड़ी को जब तक कोई धक्का नहीं देगा और तो अब गाड़ी का स्पीड नहीं होने होगा, मतलब जिस यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहे हो भाई, आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, इसका मतलब आपने धक्का, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया उस बॉडी पे जिसके कारण एक्सेलरेट हुआ है। नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही चलता रहता, अगर मान लो नॉर्मली मान लेते हैं हम केस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या नहीं कि कोई ना कोई भाई फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ धक्का दे रहा है। सेम यहाँ पे धक्का कौन दे रहा है, धक्का नहीं दे रहा है भाई, खींच रहा है, अर्थ का सेंटर अपने तरफ खींच रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर। तो अब एक एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज हम बोल देते तो यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड ये होता है, और टाइम का होता है सेकेंड। यानी हर सेकेंड में इसका स्पीड इतना इंक्रीज हो जाता है। यानी मान लो फोर्थ फ्लोर से गिर रहा है तो पहले सेकंड में इसका स्पीड मान लो 0 है क्योंकि वो अभी तक अपने हाथ में ही रखा हुआ है, दूसरे सेकंड में 9.8 है, तीसरे में लगभग 19 के आसपास है, फिर 27 के आसपास है। तो अब देख लो कितना स्पीड अब बढ़ रहा है। तो आप कैसे इतना स्पीड से अगर कोई गिरता है 27, जैसे 9.8 से गिरता तो आप आराम से कैच कर लेते, लेकिन 27 से गिरा तो आप कैच नहीं कर पाओगे। तो यानी जितना हाइट, ज़्यादा हाइट से कोई कैच फेंकेगा तो आप ज़्यादा हाइट से कोई फेंकेगा तो आपको कैच करना उतना आसान होगा क्योंकि उतना फोर्स से नीचे गिरेगा। इसलिए हाई कैच जो होते हैं ना बहुत टफ हमेशा बोले जाते हैं, जो कि क्रिकेट में बोले जाते हैं हाई कैच जो होता है हमेशा होता ही है, हाई कैच हमेशा टफ होता है इसलिए क्योंकि बहुत स्पीड से गिरता रहता है और फ्री फॉल होता रहता है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि थोड़ा भी एयर का मूवमेंट हो तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज वेंज होता रहता है। क्लियर है ना।
नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल देखो, मास किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, जितना उसका मास है वो मास है ही। वेट का डेफिनेशन ही होता है, वेट का डेफिनेशन हो सकता है जो फोर्स अप्लाई करता है अर्थ किसी बॉडी पे, उसको बोलते हैं वेट। जैसे यहाँ पे कोई है, आपका मास तो m होगा ना, लेकिन आपका वेट क्या होगा, m/g होगा। ध्यान देना, आपका मास, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी पे वेट कितना अप्लाई कर रहा है अर्थ, पुल, तो इस पे है mg। वो तो हम जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप नहीं बोलते एक एक वेट है तो इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg। ये तो सिंपल हम पहला स्टेप यही करते हैं, तभी हम आगे बनाने जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं वेट। मास किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चेंज होगा। एम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जी उतना चेंज हो जाएगा। यानी मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप एक जगह है, ये तो आपको पता होगा, ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे मूव करता है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यानी यहाँ पे स्पीड 0 होगा, क्योंकि यहाँ का बॉडी हमेशा लगे ऐसे ऐसे मूव करेगा, पॉइंट है ना, मूव नहीं करेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा मूव ही करेगा तो यहाँ का बॉडी थोड़ा लगेगा नहीं, यार दूर फेंका रहा है, दूर फेंका रहा है, दूर फेंका रहा है। तो मतलब यहाँ से अंदर से कोई धक्का मारा, अंदर से कोई धक्का मारा है, स्पीड के कारण नहीं होता है, स्पीड के कारण जैसे कर रहा है, तो स्पीड के कारण नहीं, वो ऐसे लगता है धक्का मारा है, ऐसे धक्का मारा है। तो यहाँ पे ग्रेविटी, जहाँ पे धक्का मारेगा नीचे से बाहर की तरफ, नीचे से बाहर की तरफ, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा ना, ऑब्वियसली। तो यानी हमेशा इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे लो होते हैं। तो इसीलिए जब भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ये तो पता होगा आपको, जब भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो हमेशा इक्वेटर के आसपास से लॉन्च किया जाता है। पोल के आसपास लॉन्च करना बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को पार पाना ही तो सैटेलाइट में मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। अगर पहले स्टेप की बात करें तो यही होता है। तो सिंपल है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास, किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेट में क्या डिफरेंस होता है? तो सिंपल है, लिखा हुआ है, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट, कितना मैटर उसमें कंटेंट है, और वेट होता है कि कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी पे लगता है। ध्यान देना, मास का मतलब होता है कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट है, मतलब कितना बॉडी में मास है, बस हो गया। और इसका मतलब इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने डिस्कस किया, मास पे। जिसका मास ज़्यादा होता है वो उसकी टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा वो रेसिस्ट ज़्यादा करता है मूव करने से। कोई आप फुटबॉल में लोहे के फुटबॉल को मूव कराना बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल फुटबॉल। तो वेट क्या करता है, मेजर को ग्रेविटी करता है, लेकिन ये मेजर किसको करता है, इनर्शिया को। मास एक कांस्टेंट है, चाहे आप चले जाइए मून पे, कहीं पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। लेकिन ये चेंज होगा क्योंकि जहाँ पे जी चेंज हुआ, जी अलग अलग हुआ, अर्थ पे अलग हुआ, मून पे अलग हुआ, ये तो आपको पता ही है। जैसे आपको ये पता है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, तो यानी वहाँ पे ऑब्वियसली आपका वेट कम दिखेगा ना। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। किस तरफ डायरेक्शन भाई, अर्थ के सेंटर के तरफ। क्लियर। इट्स एसआई यूनिट इज मास, ऑब्वियसली केजी हुआ, इसका क्या होगा, न्यूटन होगा। क्लियर, क्योंकि ये तो फोर्स है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वाई, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे 1/6 है अर्थ के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में वेट मून पे 1/6 क्यों है? तो सबसे पहले वेट है एक्चुअली क्या, वेट है वही ना कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ, तो यानी उसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है। जो वेट और फोर्स मतलब वेट जो अप्लाई हो रहा है किस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसके द्वारा, बाई अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, GMEM, मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे ये अर्थ है, ये है मून, तो अर्थ का मास है ME, मून का मास है MM, हम बोलते हैं ना।
तो अर्थ कितना इस पे फोर्स लगा रहा है, तो हम बोलते हैं ना G_M_E_M_M/r²। आर किसका, इसका अपना आर। क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका अपना आर क्यों कर रहे हैं, अर्थ का आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई कोई बॉडी अगर किसी बॉडी पे वेट लग रहा है तो वे कहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा ना भाई। तो इसका इसके बीच और इसके बीच डिस्टेंस क्या है भाई, इसके बीच सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है, RE है ना भाई। इतना माइन्यूट को तो हम वैसे भी नेग्लेजिबल कर देंगे किसी, क्योंकि यही होता है ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर होता है। और 6,000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में किसी आदमी का जो डिस्टेंस होता है, किसी आदमी का हाइट हम लेने जाएंगे तो कितना माइन्यूट होगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ से यहाँ का एक्चुअली होता है डिस्टेंस। क्लियर है ना। क्योंकि हमने देखा था ना, मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, तो हमारा सेंटर तो यहीं पे, हमारा हाइट ही कितना है भाई, तो हमारा हाइट तो वैसे भी नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बचेगा, रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए ना। तो यहाँ से तो सिंपल है कि पहले हमने देख लिया कि वेट ऑफ अर्थ कितना होगा, वेट मतलब अर्थ जो वेट लगाएगा किसी बॉडी पे वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेट WE ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है ना। कितना वेट अप्लाई करेगा सरफेस अर्थ पे। क्लियर है। और सेम वैसे ही वेट मून पे कितना अप्लाई करेगा, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों के डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, हमें मास ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ मून पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ मून पता है। तो देखो वेट ऑफ M डिवाइडेड बाई वेट ऑफ E करते हैं कि वेट मून पे कितना लग रहा है, वेट अर्थ पे कितना लग रहा है। तो हम इसको और इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि G तो दोनों में सेम है तो G कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या क्या वो हम देख लेते हैं। बचेगा क्या क्या, देखो M वो इसमें क्या है, MM/M। ये किसका मास है भाई, मेरा, क्योंकि मेरा ही वेट तो चेक कर रहे हैं, यानी किसी इंसान का, किसी ऑब्जेक्ट का। और नीचे RE का स्क्वायर। और फिर किसका बचे, अब बचा इसका वेट ऑफ अर्थ का। तो अर्थ क्या है, ME/M/RE का स्क्वायर। तो MM से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, MM मतलब अर्थ का मास, मून का मास बचा ऊपर, इनटू अर्थ का रेडियस। नीचे क्या बचा, अर्थ का मास इनटू रेडियस ऑफ मून। क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ये आएगा 1/6 के आसपास आएगा। तो यानी हमें ये तो समझ गया कि अगर आपका वेट अगर अर्थ पे है 60 kg, तो अगर जाइएगा वहाँ पे मून पे जाइएगा तो आपका 10 kg शो करेगा। क्लियर है ना, क्योंकि 1/6 होता है। क्लियर। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ अ थीन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। जैसे ये पूछ रहा है कि फोर्स क्या होता है, जैसे सॉरी पहले बताओ प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन गिवन सरफेस एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कि जैसे मान लो भाई ये फोर्स है, जितना आप ताकत लगाना चाहते हो इस एरिया पे लगाओ, लेकिन आप पूरा ताकत यहाँ छोटे से कोने पे लगाओ, यहाँ पे छोटे से जगह पे लगाओ, बस ये गड्ढा नहीं हो जाएगा। लेकिन आप अपना पूरे फोर्स को इस पूरे पे अप्लाई करो, ज़रूरी थोड़ी है हिलेगा भी भाई। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कहाँ, चलो एक थोड़ा गीला मिट्टी रखा है, मतलब उतना गीला नहीं है लेकिन इतना गीला है कि एक जगह आप उंगली करते हो ना तो उंगली आपका अंदर चला जाता है। आप पूरे पे सो गए, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि पूरे में गड्ढा होगा उस दिन, लेकिन अगर आपने उस पे जाके खड़े हो गए तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गड्ढा हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स तो आपके पास जितना है उतना अप्लाई करोगे ही, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास इंटू एक्सेलरेशन में जितना मास आपका है उतना अप्लाई करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपको हो नहीं रहा है क्योंकि आपने वेलोसिटी ऑफ चेंज किया नहीं, ये तो कांस्टेंट ही होगा, यानी मास प्रोबेबली मास पे डिपेंड करें। तो जितना फोर्स है उतना अप्लाई करोगे। तो प्रेशर कब लगेगा भाई, जितना कम एरिया लोगे ना, कम एरिया प्रेशर उतना ज़्यादा, ध्यान देना जितना कम, क्योंकि प्रेशर
एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। तो सेम यही बात आ जाती है। आप कंधे पे लटका रहे हो एक बैग जिसका बहुत पतला स्ट्रिप है, तो बैग का वजन है तो यानी वो फोर्स तो लगेगा ही, जब सॉरी प्रेशर तो लगेगा ही, लेकिन प्रेशर एक छोटे से एरिया में लग रहा है। छोटे से एरिया में तो आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा ना। जैसे देखो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जितना लगना है उतना लगेगा ही, लेकिन एक छोटा सा एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा ना, यही बात है। क्योंकि लेकिन अगर आपको लंबे चौड़े वाला पट्टा लगा लो तो आपको, क्योंकि वो सारा क्या होगा, प्रेशर बट जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, तो आपको नहीं उतना लगेगा। क्लियर है ना। इसीलिए हमें लगता है कि यार हमें दर्द हो रहा है, एक जगह पे वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है, यही बात है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए थीन स्ट्रैप बिकॉज द प्रेशर ऑन द शोल्डर इज क्वाइट लार्ज। प्रेशर ज़्यादा लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। मैंने बताया ना, सरफेस एरिया के जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, मैंने पूरा बता दिया, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। वायंसी का मतलब सिंपल होता है। सिंपल आप देखते हो कोई ऑब्जेक्ट है वो पानी में जल्दी डूबता नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल, जिस तरह पे अर्थ सरफेस पे तुम आके खड़े थे, अर्थ नीचे से फोर्स लगा रहा था, आप ऊपर से फोर्स लगा रहे थे, सेम अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में रखोगे, पानी चुप रहेगा भाई? पानी भी कोई फोर्स लगाएगा। पानी जो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट को डूबने से रोकता है, इसको बोलते हैं बायोंसी फोर्स। क्लियर? तो यही हम सिंपल लिख देंगे। द अपवर्ड फोर्स मतलब ऊपर की तरफ, बाई अ लिक्विड लगाता है, ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट उसमें डूबने का ट्राई कर रहा था उसको बोलते हैं बायंसी। व्हेन यू ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन अ वाटर देन यू कैन फील एन अपवर्ड। ऑब्वियसली अब सिंपल बाल्टी में जो मग डालते हो ऊपर से, उसको धक्का दे के अंदर डालने का ट्राई करते हो मग में, तो अब देखते हो यार कोई तो फोर्स है जो अप्लाई करे, हमारा वो बॉटल या जो हमारा मग है बाल्टी के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अभी तो हम ज़्यादा पुश करते हैं फिर धक्का देते हैं, तो इसी को बोलते हैं बायोंसी फोर्स। वाई डज, ये अब सिंपल है भाई, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? क्लियर है? देखो सिंपल है, देखो ये है, आप कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा फोर्स लगाता है? बायोंसी फोर्स। तो बायोंसी फोर्स एक लिमिटेड फोर्स होगा ना, ऐसा थोड़ी आप कुछ भी रखोगे ये नीचे की तरफ आने ही नहीं देगा, तो फिर ऐसे तो फिर वो हो जाएगा ना। फिर जो राम जी का वो बना था, क्या बना था, पुल बना था श्रीलंका जाने के लिए, वो हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स वहाँ पे कुछ अजीब अप्लाई हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे फिर कुछ अजीब अप्लाई होगा। जब कुछ डूब ही नहीं रहा है तो फ़ायदा क्या होगा? फिर ना कोई किसी चीज़ में मिक्स होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ केस होता है, लिमिटेड केस होता है, जब इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के इसकी डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है, जब दिस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डूब जाता है, तभी कहा जाता है सिंक कर जाता है। अब डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम की मतलब जनरल बात करते हैं, वॉल्यूम अगर छोटा सा कोई सुई है तो छोटे से एरिया में उसके पास मास ज़्यादा है, यानी वॉल्यूम उसका कम है, वॉल्यूम कम, नीचे वाला पार्ट कम, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा, तो नीचे वाला कम तो ऊपर वाला और ज़्यादा, तो यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा। नीचे वाला देखो मान लो अगर 10 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो नीचे वाला जितना आप कम करते हो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ता जाएगा। नीचे 5 है अभी तो वैल्यू आ रहा है 2, लेकिन नीचे आप 2 कर दो तो वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। नीचे 1 कर दो वैल्यू आएगा 10। तो यानी नीचे जितना छोटा करते जाते हो वैल्यू बढ़ता जाता है। सिंपल डेंसिटी में भी इतना है। वॉल्यूम को जितना कम करते जाते हो, सुई में क्या होता है? छोटे से जगह में कितना होता है? इतना सारा मास इकट्ठा करता रहता है। नीचे छोटा
नीचे अगर छोटा कर दिया, नीचे का वैल्यू अगर कम कर दिए तो ऊपर वाला ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। ओवरऑल वैल्यू क्या है? ओवरऑल वैल्यू है डेंसिटी। तो डेंसिटी ज़्यादा हुआ यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हुआ, डेंसिटी ऑफ किसका? लिक्विड का, तो डूब जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोट करेगा। क्लियर है ना? और ये यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद से हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।